नमस्कार, स्वागत है आपका TWC जीएस वर्ल्ड में। यदि आपने TWC जीएस वर्ल्ड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब TWC जीएस वर्ल्ड। आज हम एंशियंट हिस्ट्री के तहत हम जो आगे अपनी सीरीज लेकर चल रहे हैं, उसमें आज हम मौर्योत्तर काल को देखेंगे कि मौर्यों के बाद किसने मगध पर शासन किया, या ये आप कहते हो कि भारत पर किसने शासन किया। देखते हैं, इसकी शुरुआत करेंगे। देखो, इसमें कई ऐसे शासक आएंगे जो महत्वपूर्ण होंगे। जैसे मौर्यों के बाद में शुंग वंश आएगा। शुंग के बाद में आप देखेंगे सातवाहन वंश आएंगे अलग अलग से। शक भी आप देखेंगे, कुषाणों को भी देखेंगे और कण्व वंश को भी यहीं पर देखेंगे। और इसके साथ साथ क्या होगा, भारत में विदेशी आक्रमण भी प्रारंभ होगा। और देखो, इससे पहले जो विदेशी आक्रमण हुए थे, वो विदेशी आक्रमण हुए थे भारत की सीमा पर। लेकिन अब क्या होंगे, अब विदेशी आक्रमण होंगे भारत के अंदर। जैसे कुषाण, ये भारत में आकर शासन करेंगे। शक भारत में आकर शासन करेंगे। इनकी तो शकों की तो कई शाखा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इस तरीके से पूरा मौर्योत्तर काल को हम देखेंगे और उसके बाद में हमारा स्टार्ट होगा गुप्त काल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। अब देखो, मौर्योत्तर काल क्यों आया। मौर्यों के बाद, मौर्य को उत्तर का मतलब होता है कि मौर्य उत्तर का मतलब होता है बाद का काल। बाद का काल, इसका मतलब मौर्यों के बाद के काल को ही हम क्या कहते हैं, मौर्योत्तर काल कहते हैं। अब मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बृहद्रथ। सॉरी, बृहद्रथ नहीं था, सॉरी, एक मिनट। ठीक है, ये बृहद्रथ था। जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था वो आपका बृहद्रथ था। और इसकी हत्या कर दी थी इसी के सेनापति था इसका, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने ही इसकी हत्या करके और मगध में एक नए साम्राज्य की नींव डाली। नया साम्राज्य, नया साम्राज्य था शुंग वंश। तो शुंग वंश जो था, ये भारतीय इतिहास में पहला ज्ञात ब्राह्मण वंश था। ये यहाँ से शुरुआत होती है ब्राह्मण वंश की। तो ऐसा नहीं कि ब्राह्मण पहले से नहीं, पहले से ब्राह्मण चला आ रहा था, ब्राह्मणवाद चला आ रहा था, पहले से पुरोहितवाद चला आ रहा था। लेकिन इन्होंने डायरेक्टली शासन नहीं किया था। अब ये क्या करेंगे, तो यहाँ पर ये डायरेक्ट शासन करेंगे। और इसी वजह से क्या करेंगे, जो पुष्यमित्र शुंग है, ये जो मौर्य वंश का अंतिम शासक है, बृहद्रथ की हत्या करके मगध में एक नए वंश की नींव डालेगा, जिसे कहेंगे शुंग वंश। उसके बाद में मगध में मिलेगा आपको कर्ण वंश। फिर उसके बाद में अपना सातवाहन वंश। और उसके बाद आप देखेंगे कि भारतीय सीमा में जो विदेशी आक्रमण होंगे, जैसे हिंदी यूनानियों का, पहलवों का, कुषाणों का, इस तरीके से यहाँ पर चलेगा। अब बीच में देखो, इस बीच में ही छोटे छोटे राजवंश और भी आएंगे। जैसे चेदी वंश, स्थापना किसने की थी चेदी वंश की, महामेघवाहन ने। तो इस तरह के छोटे छोटे वंशों को भी हम देखते हुए चलेंगे। तो देखो, मौर्य साम्राज्य क्या था। मौर्य साम्राज्य एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। यदि आप, ये हमारा प्यारा भारत, तो ये जो मौर्य साम्राज्य था वो यहाँ तक विस्तृत था। और यहाँ से लेकर, तो मौर्य साम्राज्य का जो विस्तार था वो यहाँ तक। इसी पर ही क्या होगा, अब अकेला जो शुंग वंश था वो तो शासन नहीं कर सकता था। इसलिए क्या होगा, छोटे छोटे राजवंशों में ये विभक्त होगा। कहीं पर सातवाहन वंश राज कर रहे होंगे, कहीं शुंग वंश राज कर रहे होंगे, कहीं चेदी वंश। जैसे चेदी वंश कहाँ मिलेगा आपको, उड़ीसा वाले क्षेत्र में। तो इस तरीके से ये लोग राज कर रहे होंगे यहाँ पर। उन्हीं के बारे में ही हम देखते हैं कि क्या हुआ, कि मौर्यों के बाद किसने शासन सत्ता को संभाला अच्छे से। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शुंग वंश को। देखो, शुंग वंश, शुंग वंश क्या था। शुंग वंश की स्थापना जो की थी वो पुष्यमित्र शुंग ने की थी, अपने ही नाम पर। इसका नाम था पुष्यमित्र शुंग पूरा। इसी ने अपने ही नाम पर क्या करा, शुंग वंश की स्थापना की। किसको मारकर, तो बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या कर, ये मौर्य वंश में का जो अंतिम शासक था बृहद्रथ, उसकी हत्या कर ये गद्दी पर बैठता है। और ये भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम पहला, और पहला क्या था, ज्ञात ब्राह्मण वंश था। इसकी पहली राजधानी, या इसने अपनी पहली राजधानी विदिशा को बनाया था, जबकि दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अब पहली राजधानी तो को, जबकि हम मौर्यों में देखें तो मगध में की जो राजधानी बनी थी वो क्या थी, पाटलिपुत्र। इसी में तो अशोक का महल, जो था चंद्रगुप्त का महल, लकड़ी का बना हुआ था। इसके साक्ष्य आज भी प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, अब देखो, इसने उपाधि किस किस की धारण की थी, शुंग ने। औदिज भोज, दृश्य मित्र और सेनानी की इसने उपाधियां धारण की थी। उपाधि आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि इसने किस किस की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट,
ये वाला सवाल, ये जो आपके टॉपिक है अगला, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पॉइंट आपका। इसने दो अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। अब इसकी जानकारी कहाँ से होती है? इसकी जानकारी होती है अयोध्या अभिलेख से। ये 2020 का पीसीएस 2020 का सवाल था ये, कि पुष्यमित्र शुंग ने दो अश्वमेध करवाए थे, उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो उसकी जानकारी मिलेगी आपको अयोध्या अभिलेख से। इस अभिलेख की स्थापना इसके सेनापति किसने करवाई थी? धनदेव ने करवाई थी। और इसी अभिलेख में पुष्यमित्र शुंग को सुंगन रजे नाम दिया गया है, या सुंगन रजे के नाम से संबोधित किया गया है। जैसे अशोक का नाम क्या मिलता है? देवनाम प्रिय। देवनाम प्रिय। इस तरीके से इसका भी नाम क्या मिलता है इसमें? सुंगन रजे। अब ये भी आपसे सवाल कर सकता है कि ये बताइए कि पुष्यमित्र शुंग का नाम सुंगन रजे किस अभिलेख में मिलता है? तो अयोध्या अभिलेख में पुष्यमित्र शुंग का नाम सुंगन रजे मिलता है। इसके पुरोहित पतंजलि थे। ये वही पतंजलि हैं जो बाबा रामदेव वाले हैं। और इन्होंने महाभाष्य ग्रंथ की रचना की थी। कि पूछ ले कि पतंजलि ने किस ग्रंथ की रचना की, तो महाभाष्य ग्रंथ की रचना की थी पतंजलि ने। इसने सांची के स्तूप को कच्ची ईंटों से पक्का करवाया। देखो सांची का जो स्तूप था वो किसने बनवाया था? सांची का स्तूप ऐसा माना जाता है कि वो अशोक ने बनवाया था। लेकिन इसने इसको जो कच्ची ईंटों से इसको क्या करवा दिया था बाद में? पक्का करवा दिया था सांची का स्तूप। और इसे भरहुत स्तूप का इसने भरहुत स्तूप का निर्माण भी करवाया। लेकिन इसमें भी देखो कटाक्ष पैदा होता है कैसे? कुछ विद्वान अशोक को मानते हैं इसमें, लेकिन सांची का स्तूप तो अशोक ने ही बनवाया था। लेकिन भरहुत स्तूप का निर्माण कुछ विद्वान अशोक को मानते हैं, लेकिन कुछ विद्वान किसको मानते हैं? सुंगन, जो आपका पुष्यमित्र शुंग है, इसको मानते हैं। तो भाई ऑप्शन वहां पर चेक कर लिया जाएगा कि क्या सिचुएशन है। नेक्स्ट, इसका पहला युद्ध बरार के साथ हुआ। और इसने अब यहाँ पर किसे भेजा था? अपने पुत्र अग्निमित्र को भेजा था यहाँ पर। बरार का राजा कौन था? तो उस समय बरार का राजा था यज्ञसेन। लेकिन क्या हुआ, जो पुष्यमित्र जो पुत्र था अग्निमित्र, ये बरार की राजकुमारी थी मालविका, इससे प्रेम करता था। दोनों के प्रेम की जानकारी जो मिलती है वो हमें मिलती है मालविका अग्निमित्रम से। और मालविका अग्निमित्रम किसकी है? कालिदास की रचना है। कालिदास की रचना। कालिदास की रचना में ही मालविका अग्निमित्रम के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, चेदी नरेश खारवेल था। इसी ने पुष्यमित्र शुंग को पराजित किया था। अब तक देखो, पहले जब हमने देखा कि जब चेदी वंश पर आक्रमण हुआ अशोक का, तो वहां पर चेदी वंश को जीत लिया गया। लेकिन उसके बाद में किसने पुष्यमित्र शुंग को हरा दिया? खारवेल ने ही पुष्यमित्र शुंग को उल्टा हरा दिया। हिंद यूनानियों को इसने पराजित किया। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। जो हिंद यूनानियों का आक्रमण हुआ था, इसने देखो जितने भी विदेशी आक्रमण हुए, पुष्यमित्र शुंग ने उन्हें रोकने का भरसक प्रयास किया, और उनमें कुछ हद तक सफल भी हुआ। ये कह लीजिए कि 90% उनमें सफल भी रहा था। एक दो ऐसे थे जो नहीं जीत पाए थे। भागभद्र के दरबार में एंटियालकिड्स ने, यूनानी शासक था एंटियालकिड्स, ने हेलियोडोरस नाम का राजदूत किसके दरबार में भेजा था? इसी के दरबार में भेजा था। इसने, ये जो हेलियोडोरस था, इसी ने विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना करवाई थी। अब देखो, गरुड़ जो है वो किसकी सवारी है? विष्णु भगवान की। और ये जो थे, ये जो पुष्यमित्र शुंग था, ये किसको मानता था? वैष्णव धर्म को। इसी वजह से क्या हुआ, गरुड़ स्तंभ की स्थापना करवाएगी कहाँ? विदिशा में। और यह भारत का पहला भागवत धर्म स्तंभ था। मतलब यदि पूछ ले कि भागवत धर्म का पहला धर्म स्तंभ कौन सा था, तो वो बना था गरुड़ स्तंभ। किसने लगवाया था? हेलियोडोरस ने। कौन था हेलियोडोरस? यूनानी शासक एंटियालकिड्स का राजदूत बनकर आया था। किसके दरबार में? तो भागभद्र के दरबार में आया। उस समय पुष्यमित्र शुंग नहीं था राजा, उस समय था भागभद्र। नेक्स्ट है, इसे हिंदू स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। किसको? गरुड़ स्तंभ को। इस वंश का अंतिम शासक था देवभूति, और इसकी हत्या कर दी वासुदेव ने। और वासुदेव ने ही मगध में कर्ण वंश की नींव डाली थी। तो यहाँ से हमारा शुरुआत हो जाएगी कर्ण वंश की। तो वो कर्ण वंश इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ ही पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखने होंगे। अब जैसे देखो, मनुस्मृति की रचना किसने की? याज्ञवल्क्य ने। और इसको वास्तविक रूप किसने प्रदान किया मनुस्मृति को? पुष्यमित्र शुंग ने। मतलब आगे बढ़ाने का काम इसको पुष्यमित्र शुंग ने किया था। ये आप ध्यान रखेंगे कि मनुस्मृति की रचना याज्ञवल्क्य ने की थी, और वास्तविक रूप पुष्यमित्र शुंग के समय में इसको प्राप्त हुआ। वैष्णव धर्म की शुरुआत यहीं से मानी जाती है।
वैष्णव धर्म के अनुयायी या विष्णु से संबंधित अनुयायियों को क्या कहा जाता था? अलवार। जो दक्षिण भारत के थे, दक्षिण भारत के संत थे, उनको अलवार कहा गया। प्रणव वंश किसने स्थापना की? वासुदेव ने। वासुदेव ने इसकी स्थापना की, इस वंश की। इस वंश में वासुदेव, देखो, कुछ शासक हुए थे, जैसे भूमिपुत्र, नारायण और सुशर्मन। और सुशर्मन की हत्या कर देगा आकर बाद में कौन? सिमुक। और ये सिमुक ही भारत में क्या करेगा? सातवाहन वंश की नींव डालेगा। कैसे? अब देखते हैं, देखो, सातवाहन वंश के बारे में। आंध्र सातवाहन वंश कब से? 30 BC से 250 ईस्वी तक चलेगा। लगभग आप ये कह सकते हैं कि इन्होंने लगभग 280 वर्षों तक शासन किया। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले। महाराष्ट्र का प्रथम ब्राह्मण वंश था ये, ज्ञात ब्राह्मण वंश था। देखो, भारत का यदि कहते हैं कि भारतीय इतिहास में पहला ब्राह्मण वंश कौन सा था, तो शुंग वंश था। इसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। लेकिन यदि वो कहते हैं कि महाराष्ट्र का प्रथम ज्ञात ब्राह्मण वंश, तो ये था आपका आंध्र सातवाहन वंश। पुराणों में इसे आंध्र कहा गया है, इस वंश को। इसलिए नाम पूरा जोड़ दिया जाता है आंध्र सातवाहन वंश। अभिलेखों में इसे सातवाहन वंश कहा गया है। जो अलग अलग तरीके के अभिलेख मिलते हैं, उसे सातवाहन के नाम से जाना जाता है। तो इसीलिए क्या करा, अभिलेखों और पुराणों को दोनों को मिला दिया। और इसी कारण क्या हुआ ना, आंध्र सातवाहन वंश। इनका क्षेत्र महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में मिलता है। जो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र थे, वहां पर राज करते थे। इस वंश की स्थापना किसने की थी? सिमुक ने। इस वंश के शासकों को दक्षिणापति, मतलब दक्षिण का स्वामी, तथा इनके द्वारा शासित प्रदेश को दक्षिणापथ कहा जाता था। ये इतने इन्होंने अपनी शक्ति इतनी पावरफुल बना ली थी कि अपनी शक्ति का इन्होंने इतना विस्तार किया कि दक्षिण का इन्हें क्या कहा जाने लगा? स्वामी कहा जाने लगा। इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। कहीं कहीं आपको पैठन भी मिलेगा देखने को, पैठन। कुछ भी हो सकता है, पैठन या प्रतिष्ठान। राजधानी जरूर याद रखेंगे कि किसकी राजधानी कहाँ थी। इन्होंने लगभग 300 सालों तक शासन किया। वो लगभग कह सकते हैं, जैसे देखो, 320 से 250, इसका मतलब ईस्वी तक, तो इसका मतलब क्या है? 280। तो लगभग आप कह सकते हो 280 से 300 वर्ष तक, क्योंकि कोई भी शासन या कोई भी राजा या कोई भी वंश एक साथ समाप्त नहीं हो सकता। एक साथ समाप्त कब होगा? या तो कोई आपदा आ जाए। तो इसलिए क्या होगा, एक साथ समाप्त नहीं होगा, धीरे धीरे ही क्या होता है, वो अपने पतन की ओर अग्रसर होता है। नेक्स्ट, सिमुक जैन, बौद्ध और चैत्य सभी धर्मों को आश्रय देता था। मतलब ये एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि धर्म के मामले में बहुत ही क्या थे, ये उदार व्यक्ति थे। इनका सीधा था क्षेत्र था कि यदि कोई वैष्णव धर्म को नहीं मानता, कोई अन्य धर्म को मानता है, मानो, कोई दिक्कत नहीं उसे। ये उनको कोई भी जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती नहीं कि आपको बौद्ध धर्म ही अपनाना है या वैष्णव धर्म ही अपनाना है। इनके लिए कोई बाध्यकारी नहीं थी, कोई जिसको मानता है। इसीलिए क्या था, ये सभी धर्मों को आश्रय प्रदान करते थे। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि जनता भी सुख सुविधा में जी रही होगी। क्योंकि धर्म जो होता है, धर्म बहुत ही, देखो, सेंसिटिव विषय होता है। तो इसी वजह से क्या था, ये इस बारे में बिल्कुल मौन थे। लेकिन अंत के दिनों में आकर क्या हो जाते हैं, ये दुराचारी और अत्याचारी हो जाते हैं। अंत के दिनों में, क्योंकि जब किसी का अंत आता है तो उल्टे सीधे काम तो वो करता ही है। जैसे आप देखते हैं, जो पुष्यमित्र शुंग था, उसने अपने अंतिम दिनों में बहुत सारे स्तंभों को तुड़वाया था, लेकिन इसने स्तंभों को बनवाया भी था। इसकी मृत्यु, किसकी? सिमुक की मृत्यु इसके भाई कृष्ण ने कर दी, जिसको कान भी कहा जाता है। और नासिक शिलालेखों में कान के राजा बनने का उल्लेख मिलता है। जो नासिक में शिलालेख मिले हैं, उनसे कान के राजा बनने का उल्लेख हमें मिलता है। इसका पुत्र हुआ सातकर्णी, राजा बनता है। यह इस वंश का, ध्यान रखेंगे, पहला प्रतापी राजा था। सबसे नहीं, पहला प्रतापी राजा बनेगा। इसे दक्षिण पथ का स्वामी कहा गया। अप्रतिहत चक्र का एक चालाक व्यक्ति कहा गया। पश्चिम पति या प्रतिष्ठान पति भी इसे कहा गया। मतलब ये इसकी उपाधियां थी। दक्षिण पथ का स्वामी मतलब जो दक्षिण के लिए रास्ता जाता था, उसका ये स्वामी था। अप्रतिहत का चक्र, एक चालाक, और पश्चिमपति या प्रतिष्ठान पति इसे कहा गया। इसका विवाह अमीय वंश की राजकुमारी रानी नायिका से हुआ था। और इसकी रानी ने नाना घाट या रानी नैनी का अभिलेख को बनवाया था या लिखवाया था। नाना घाट अभिलेख किससे संबंधित है? सातवाहनों से। किस रानी से संबंधित है? तो रानी नैनिका से संबंधित है आपका। इस अभिलेख के अनुसार इसका क्षेत्र पश्चिमी मालवा, विदर्भ, अनुप्रदेश, अनुप्रदेश कहते थे उस टाइम में, नर्मदा घाटी के आसपास का जो क्षेत्र होता था उसको अनुप्रदेश की संज्ञा दी जाती थी।
तो इसमें फैला हुआ था इसका क्षेत्र। मालवा मतलब एमपी, विदर्भ मतलब महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र, और इसमें तेलंगाना का भी कुछ क्षेत्र आ जाएगा विदर्भ में, और नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश के आसपास का क्षेत्र। तो ये जो शासन करते थे वो इस क्षेत्र में शासन करते थे। नेक्स्ट, इसने दो अश्वमेध यज्ञ करवाए और एक राजसूय यज्ञ करवाया था। अच्छा, अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? देखो, अश्वमेध यज्ञ होता है कि अश्वमेध यज्ञ करवाया जाता है और उसके साथ साथ एक अश्व छोड़ा जाता है। जिस क्षेत्र से ये अश्व गुजरेगा, यदि उसको किसी ने नहीं रोका तो ये मान लिया जाए कि उसने, उस क्षेत्र ने उस राजा की अधीनता स्वीकार कर ली जिसने ये घोड़ा छोड़ा था। और यदि किसी ने उस घोड़े को रोक लिया तो उस राजा की सेना के साथ उसे क्या करना पड़ता था? युद्ध करना पड़ता। तो इसी कारण क्या हुआ, इसने दो अश्वमेध यज्ञ करवाए और एक राजसूय यज्ञ करवाया। राजसूय यज्ञ यज्ञ जब होता है जब राजा का क्या हो, जब राज्यारोहण होता है। मालवा शैली की गोल मुद्राएं भी प्राप्त होती हैं यहाँ पर। और नानाघाट अभिलेख से ब्राह्मणों और बौद्धों को भूमि अनुदान का पहला अभिलेख साक्ष्य यहीं से प्राप्त होता है। तो नानाघाट अभिलेख बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अयोध्या अभिलेख शुंग वंश से संबंधित था, तो नानाघाट अभिलेख जो है वो सातवाहन वंश से संबंधित है। और भूमि दान का पहला साक्ष्य ब्राह्मणों को और बौद्धों को देने का भी वो यहीं से प्राप्त होता है। हाथी गुफा अभिलेख से पता चलता है कि कलिंग नरेश खारवेल का सातकर्णी प्रथम से युद्ध हुआ जिसमें खारवेल विजयी हुआ। इसका मतलब खारवेल ने क्या क्या करा? पुष्यमित्र शुंग को भी हराया, जो शुंग वंश का था, और सातवाहन के वंश के शासक सातकर्णी प्रथम को भी इसने हराया था। सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद नागनिका ने प्रशासन संभाला, जो इसकी पत्नी थी। इसके दो बच्चे थे, एक तो वेदश्री, एक सतश्री। अब देखो, भारतीय इतिहास में यदि हम प्राचीन इतिहास में जाएं तो शासिका बनने वाली कौन थी? वो पहली वो यही थी, नागनिका ही। लेकिन हम कहाँ जाते हैं? मध्य भारत में। मध्य भारत में आपको कौन मिलेगा? मध्य भारत में आपको मिलेगा जो रजिया थी, वो सुल्तान बनती है, सातकर्णी प्रथम। इसे दक्षिणापथ, पश्चिमेत प्रतिष्ठान, अप्रतिहत की उपाधि मिली हुई थी। और इसी ने नागनिका से विवाह किया था, और नागनिका के नाम पर ही नानाघाट अभिलेख की रचना हुई थी या लिखवाया गया था। और अपनी पत्नी के नाम के इसने सिक्के भी चलवाए थे। किसने? सातकर्णी प्रथम ने। सातकर्णी प्रथम ने ही की पत्नी थी नागनिका, नागनिका ने ही नानाघाट अभिलेख लिखवाया, और इसी ने, सातकर्णी प्रथम ने ही अपनी पत्नी नागनिका के नाम के सिक्के भी चलवाए थे। और ऐसा करने वाला यह इस वंश का क्या था? प्रथम शासक था। भूमिदान का उल्लेख नानाघाट अभिलेख से ही मिलता है, पीछे भी देख चुके हैं। इसकी मृत्यु के पश्चात इसकी पत्नी नागनिका शासिका बनी। इस प्रकार भारत की पहली महिला शासिका बनी थी। भारत की पहली महिला शासिका कौन बनी थी? तो नागनिका। नेक्स्ट, सातकर्णी द्वितीय आता है शासन में। इसका वर्णन हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ है? वो है आपका उड़ीसा। और भैलसा अभिलेख से मिलता है इसका। तो सातकर्णी प्रथम का उल्लेख जो मिला है वो हाथी गुम्फा अभिलेख और भैलसा अभिलेख से, दोनों से प्राप्त होता है। काव्य मीमांसा में इसका वर्णन मिलता है। जिसने किसको, जिसने की रचना किसने की थी? राजशेखर ने। कामसूत्र में भी इसका वर्णन मिलता है, जिसकी रचना कौन करेंगे? वात्स्यायन। तो काव्य मीमांसा की रचना राजशेखर ने की थी और कामसूत्र की रचना वात्स्यायन ने की थी। हॉल, ये 17वें नंबर का राजा था, सातवाहन वंशों में 17वें नंबर का राजा हुआ। इसका वर्णन गाथा सप्तशती में मिलता है। यह पुस्तक प्राकृतिक भाषा और इसकी लिपि जो है वो ब्राह्मणी है में लिखी है। ठीक है। नेक्स्ट, गुडाहाय ने वृत्त कथा कोश की रचना की थी इसी के समय में। एक गुडाहाय साहित्यकार था, उसने वृत्त कथा की कोश की रचना की। सर्ववर्मन ने कातांतर लिखी जो कि संस्कृत में थी। इसके समय में कातांतर लिखी गई सर्ववर्मन ने, जो कैसे की, किस भाषा में थी? वो संस्कृत भाषा में थी। इसका सेनापति था विजयानंद, जो लंका गया था। लंका मतलब श्रीलंका। श्रीलंका, श्रीलंका को इससे पहले क्या कहते थे? अनुराधापुर। अनुराधापुर। यहाँ की राजकुमारी लीलावती को देखता है और जिसके बारे में ये हॉल को आकर बताता है। लेकिन बाद में क्या करता है हॉल? श्रीलंका अपने शादी का प्रस्ताव भेजता है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं? ये लोग भी मान जाते हैं, और बाद में क्या होता है? लीलावती का विवाह किसके साथ होता है? हॉल के साथ हो जाता है। गौतमी पुत्र सातकर्णी इस वंश का सबसे प्रतापी राजा। इसी के बारे में हमें अच्छे से पढ़ना भी है। ये गौतमी पुत्र सातकर्णी कब तक शासन काल रहेगा? मात्र 24 साल का शासन। 106 ईस्वी से 130 ईस्वी तक इसका शासन रहेगा। देखो, इसकी उपाधियां थी वेणकटक, राजा गज, राजा मतलब एक हाथी के समान, विंध्य नरेश,
तिर समुद्र टॉय पितवाहन की उपाधि धारण की थी। तिर समुद्र टॉय पितवाहन का मतलब होता है जिसकी सेवाएं, या जिस सेवाएं नहीं, जिसकी सेनाएं, सेनाएं हैं तीनों समुद्रों तक फैली थी। तीनों समुद्रों तक मतलब कैसे, वो इस तरह से था, देखो ये हमारा प्यारा भारत, ये हमारा क्या है, प्रायद्वीपीय भारत, नीचे से इधर क्या है, अरब सागर, इधर है आपका बंगाल की खाड़ी, और नीचे है अरब ओ हिंद महासागर। तो इसलिए कहा जाता है कि इसकी सेनाएं क्या थी, इसका मतलब इसका जो राज्य था वो पश्चिम में, पूरब में और दक्षिण तक फैला हुआ था। तो इन क्षेत्रों में ये शासन करते थे, इसलिए ये इनकी इन्होंने समुद्र, इनकी इन्होंने अपनी उपाधि धारण की थी तिर समुद्र तोय पितवान, मतलब इसकी सेनाएं तीनों समुद्रों का पानी पीती हूँ, या तो इसकी सेनाएं तीनों समुद्र तक फैली हूँ। अब इसने उपाधियां देखो और भी थी, विंध्य, रक्षावत, परियात्रा और महेंद्र, इतने इतने ही सारी उपाधियां धारण की थी। एक इसकी और उपाधि थी वर्ण वर्ण, विक्रम चाहा विक्रम। इसका अर्थ होता है कि जिसकी चाल सबसे बढ़िया हाथी की तरह हो, उसकी उपाधि इसने धारण की थी। इसकी माता का नाम बलश्री मिलता है, और इसकी माता जो बलश्री के नासिक अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। मतलब बलश्री, अब देखो यहाँ से कैसे कैसे मिलेंगे सवाल, ये पूछेगा कि बलश्री अभिलेख कहाँ है, कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। ठीक, जैसे नासिक देखते हैं ना बलश्री के नासिक अभिलेख, तो बलश्री के नासिक अभिलेख से इसकी जानकारी, किसकी जानकारी, गौतमीपुत्र सातकर्णी की मिलती है, और इसकी माता कौन थी, तो बलश्री। इसने वर्ण व्यवस्था को फिर से प्रारंभ कर दिया, मतलब जो मौर्य वंश में वर्ण व्यवस्था लगभग खत्म के कगार पर थी, उसको इसने फिर से शुरू कर दिया, क्योंकि ब्राह्मण धर्म में क्या था, वर्ण व्यवस्था बहुत ही ज्यादा अहमियत रखती थी। तो इसने इसको फिर से शुरू किया। इसने वेदों को आश्रय प्रदान किया, मतलब वेदों का संरक्षक बना, और इस प्रकार इस वंश के शासक वैदिक संस्कृति को मानते थे, ये वेदों में विश्वास करते थे। इसी कारण इसे एका ब्राह्मण या अद्वितीय ब्राह्मण कहा जाता है, मतलब एक ही ब्राह्मण, एक अद्वितीय ब्राह्मण का मतलब होता है, अद्वितीय का मतलब होता है कि उसके जैसा कोई हो ही ना, इसलिए इसे अद्वितीय ब्राह्मण की संज्ञा दी गई। नेक्स्ट, इसने बौद्ध संघों को राजा कालिकीय नामक ग्राम दान में दिए, बौद्धों को भी इसने दान दिया था। इसकी हमें जानकारी किससे मिल रही थी, पीछे हमने जो अभिलेख देखा था नानाघाट अभिलेख, उससे हमें इसकी ब्राह्मणों को और बौद्धों को दान देने की जानकारी वहीं से मिली थी। कार्ल ने भिक्षुओं को करंजक नामक ग्राम दान में दिया। इसके शासनकाल में शक, पहलव, यवन उभर कर सामने आए। अब इसने शकों के शासक नहपान को हराया, शकों का शासक था, ओके देखेंगे हम इस नहपान को। इसी पर इसने कहा था कि मेरे घोड़ों ने तीनों समुद्रों का पानी पिया है। फिर से वही कंडीशन कि अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। तो शकों के शासक नहपान को किसने पराजित किया, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने स्वयं को कृष्ण, बलराम, संकर्षण कहा था, क्योंकि ये सब किससे संबंधित है, वैष्णव धर्म से। वैष्णव धर्म किससे संबंधित है, वैदिक धर्म से। तो इसलिए क्या थे ये, इस तरह की उपाधियां धारण करता था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा सातकर्णी ने एक शक शासक नहपान को हराकर सातवाहन के प्रभावक की पुनः प्रतिष्ठा को बढ़ाया, मतलब सातवाहन वंश की जो प्रतिष्ठा थी, जो नीचे जा रही थी, उसको फिर से इसने बढ़ाने का काम किया। और देखो साउथ की एक फिल्म भी है सातकर्णी, आप उसे देखेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया भी मिल जाएगा कि किस तरीके से ये लोग शासन करते थे। तो एक बार टाइम निकाल कर देखने का प्रयास करना। वशिष्ठी पुत्र पुलमामी आता है इसके बाद में। दक्षिण पतेश्वर महाराज किसे कहा जाता था, मतलब दक्षिण पतेश्वर का महाराज इसने की उपाधि धारण की थी। गौतमी पुत्र सातकर्णी का पुत्र था ये, जो पीछे मैंने देखा। इसने संपूर्ण आंध्र प्रदेश को जीत लिया था, और इसे प्रथम आंध्र सम्राट भी कहा गया। क्यों कहा गया, क्योंकि इसने क्या कर लिया, संपूर्ण आंध्र प्रदेश को जीतने के कारण इसे, इसी कारण से प्रथम आंध्र सम्राट की उपाधि दी गई। इसके समय में अमरावती बौद्ध स्तूप निर्माण तो पहले से ही हो चुका था, लेकिन चारों तरफ वेष्टनी का निर्माण किया गया, मतलब जैसे कोई ये, इसके चारों तरफ की दीवारों को अच्छे से रंगाया जाए, फल फूल यहाँ पर लगाए जाएं, तो इस तरीके से वेष्टनी का निर्माण इसने करवा दिया था। सातकर्णी ने अपने पुत्र का विवाह रुद्रदामन की पुत्री से करवाना चाहा, लेकिन विवाह नहीं हुआ। फिर भी इसने क्या करा, अपने दूसरे पुत्र शिवश्री का विवाह रुद्रदामन की पुत्री से करवा दिया था। कुछ ऐसी कंडीशन बनी थी जो वहां पर वो विवाह संपन्न नहीं हो पाया। शिव श्री सातकर्णी, इसका काल जो रहेगा वो 154 से 165 ईस्वी तक रहेगा। अब ये जो शिव श्री था, ये रुद्रदामन का दामाद था, जो पीछे हम देख रहे थे कि किससे विवाह हुआ था, शिव श्री से, तो वो ही आपका रुद्रदामन का दामाद बनेगा।
यज्ञश्री सातकर्णी बनता है उसके बाद में 165 से 194 ईस्वी तक रहता है, लंबा शासन चलेगा इसका। ये अंतिम महत्वपूर्ण राजा था। इसके बाद में क्या होगा, सातवाहन वंश का, वाहन वंश का क्या प्रारंभ हो जाएगा पता है। यहीं से इसका पतन प्रारंभ हुआ। रुद्रदामन की मृत्यु के पश्चात उसके द्वारा विजित क्षेत्र अपने क्षेत्र में मिला लिए गए। किसने? यज्ञश्री सातकर्णी ने। इसने सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया? व्यापार को दिया था। इसके सिक्कों पर जलयान, नाव, शंख, तलवार की आकृति मिलती है। और समुद्री मार्ग से व्यापार अपने चरमोत्कर्ष पर था इसके समय में। जो इसके समय में समुद्री से व्यापार होता था, समुद्र से, वो अपने चरम सीमा पर चल रहा था उस टाइम पर। अब देखो, इनकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी और आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, तो वो सब देखेंगे हम यहाँ पर। वो इनकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, वो अशोक के जैसी ही थी। जैसे अशोक में हमने पढ़ा था, तो वो यहीं पर इन्होंने इसको आगे बढ़ाया था। ग्राम दान, भिक्षुओं को कर मुक्त कर दिया इन्होंने। ग्राम दान में भी दिए थे, और भिक्षुओं को जो भूमि या कुछ दिया जाता था उपहार स्वरूप, वो कर से मुक्त होता था। भूमि दान का पहला प्रमाण यहीं से मिलता है। सामांतिक लक्षण यहीं दिखाई देते हैं। सामांतिक मतलब सामंतवादी व्यवस्था, सामंत, फ्यूडल सिस्टम बोलते हैं। फ्यूडल सिस्टम की व्यवस्था कहाँ से मिलेगी, देखने को मिलती है। वो एक झलक देखने को मिलती है, लेकिन ये अपने चरमोत्कर्ष पर कहाँ पहुंचेगी सामंतवादी व्यवस्था? गुप्त काल में। गुप्त काल में आपको सामंत दिखाई देंगे। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश में कपास का उत्पादन बहुत ज्यादा होता था। रोमन और सातवाहन सिक्के अधिक मात्रा में एक साथ मिलते हैं कहीं पर। सातवाहन वंशों के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, शीशे के सिक्के चलवाए गए। इन्होंने ही शीशे के सिक्के चलवाए, और इसके अलावा भी इन्होंने सिक्के चलवाए। प्रोटीन के सिक्के चलवाए, तांबे के सिक्के चलवाए इन्होंने, कांसे के सिक्के चले, चांदी के सिक्के चले। और देखो, चांदी और तांबे के सिक्कों को क्या कहा जाता था? यहाँ पर चांदी और तांबे के सिक्के को करसापण की संज्ञा दी गई थी, करसापण कहा जाता था इन्हें। और इस समय का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था, और अंतर्राष्ट्रीय भी था। अंतर्राष्ट्रीय मतलब विदेशों से भी व्यापार होता था। जो आसपास के क्षेत्र थे, जैसे मलक्का वाली से, जो मलक्का से वाला क्षेत्र है, या इंडोनेशिया का जो क्षेत्र है, वहां से अच्छा खासा व्यापार भी करते थे। भ्रौच यहाँ का सबसे प्रमुख बंदरगाह था। सामाजिक स्थिति कैसी थी? गौतमीपुत्र सातकर्णी ने चतुर्वर्णीय व्यवस्था लागू की थी। ये हम पहले से भी देख चुके थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये वर्ण इसके इन्होंने स्थापित किए थे फिर से एक बार, जिनका लोप हो गया था कहाँ? मौर्य वंश में। अब इनकी भाषा जो थी वो प्राकृत थी, और लिपि जो थी इनकी ब्राह्मणी थी। बौद्धों का महायान अपनी चरम सीमा पर था। मतलब जो महायान शाखा थी वो अपनी चरमोत्कर्ष सीमा पर थी। लेकिन इसको क्या होगा, महायान शाखा को, ये और भी अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचेगी जब हम कुषाण वंश को देखेंगे ना। कुषाणों में भी किसके शासनकाल में? कनिष्क। ये इसे और भी आगे ले जाने का प्रयास करेगा, और इसी के शासनकाल में क्या होगा, चतुर्थ बौद्ध संगति आयोजित होगी। कहाँ? कुंडलवन में। इनके शासनकाल में अमरावती कला शैली का विकास हुआ। अमरावती कला शैली बहुत ज्यादा विकसित हुई इसके शासनकाल में, तो सातवाहन वंशों के शासनकाल में। तो देखो, इतना तो हमने इसके बारे में देखा। अब छोटे छोटे और भी वंश थे, तो इनके बारे में कुछ नहीं ध्यान रखना, बस ज्यादातर स्थापना किसने की और केंद्र कहाँ था, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। जैसे आम्भीर वंश, छोटे छोटे वंश भी हुए हैं। तो आमिर वंश की स्थापना किसने की थी? ईश्वर सेन ने। कभी कभी मैच करने के लिए दे देगा वो। यदि उसने मैच करने के लिए दे दी, तो आपको वहां पर देखना पड़ेगा फिर। इसने कलचुरी वंश की स्थापना की थी इसी में ही। इनका केंद्र कौन सा था? तो इनका केंद्र बना नासिक। नासिक कहाँ है आपका? महाराष्ट्र में। फिर इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु का केंद्र था गुंटूर वाला क्षेत्र। ये आपका आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है। इस वंश की स्थापना श्री संत ने की थी। इन्होंने श्री पर्वतीय या आंध्र भृत्य कहा जाता है। इन्हें श्री पर्वतीय या आंध्र भृत्य की इन्होंने उपाधियां धारण की थी। वीर पुरुष ने नागार्जुन कोंडा अभिलेख लिखवाया था। ये आप ध्यान रखेंगे कि नागार्जुन कोंडा अभिलेख किसने लिखवाया था? तो वीर पुरुष ने। किससे संबंधित था? इक्ष्वाकु वंश से। बौद्ध संस्थाओं को भूमि दान का उल्लेख भी यहाँ से मिलता है। बौद्धों को भूमि दान का उल्लेख तो हमें नानाघाट अभिलेख से मिल रहा था, और इस नागार्जुन कोंडा से भी आपको यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट, चेदी वंश। चेदी वंश की स्थापना महामेघ वाहन ने की थी। चेदी वंश कहाँ पड़ता है? चेदी वंश है उड़ीसा वाले क्षेत्र में। जो कलिंग वाला क्षेत्र था, वहीं पर ये अपना आगे बढ़ेगा। इसने कलिंगाधिपति, कलिंग चक्रवर्ती की उपाधियां धारण की थी। इनका केंद्र क्या था? इनका केंद्र था उड़ीसा। बनसूली से कलिंग तक नहर का निर्माण इसी के शासनकाल में हुआ। इसका उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। बनसूली और कलिंग दोनों ही कहाँ है? उड़ीसा में। इसी ने उड़ीसा में भुवनेश्वर मंदिर का भी निर्माण करवाया था। नहीं, देखो,
भारत में विदेशी आक्रमण कौन कौन करेंगे? तो भारत में विदेशी आक्रमण हिंद भी करेंगे, शक भी करेंगे, पहलव भी करेंगे। तो देखते हैं वन बाई वन। पहले देखते हैं हिंद यूनानी, और हिंद यूनानी को ही हमने क्या नाम दिया? इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक। तो भारत की सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम विदेशी शासक कौन था? वो डेमेट्रियन था। डेमेट्रियन प्रथम था। यह किस वंश का था? तो ये हकमनी जाति का था, या हकमनी वंश का था। जो कैसा, कौन था? बैक्टीरियन था। और देखो डेमेट्रियस प्रथम, क्या डेमेट्रियस वंश, उनकी सीमा झेलम नदी से मथुरा तक थी। वो देखते हैं ना, जो झेलम नदी है कहाँ से बहती है? ये हमारा ये यहाँ पर आप यूपी मान लो, यहाँ पर मथुरा वाला क्षेत्र, और झेलम नदी है आपकी, इस क्षेत्र में झेलम नदी बहती है। तो ये जो क्षेत्र था, ये वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र आपका डेमेट्रियस वंश के शासन का था। इनकी राजधानी सियालकोट थी, या इसी को ही क्या कहा जाता था? साकल कहा जाता था। इस वंश का महत्वपूर्ण शासक कौन था? मिनांडर, जो बाद में क्या अपनाएगा? बौद्ध धर्म को अपनाएगा। है इसी ग्रंथों में मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है। मिनांडर और नागसेन, देखो नागसेन कौन थे? बौद्ध भिक्षु थे। मिनांडर कौन था? ये डेमेट्रियस वंश का शासक था। तो इन दोनों के बीच में बौद्ध धर्म की, या नागसेन ने जो बौद्ध धर्म की किसको शिक्षा दी थी? मिनांडर को। और जो इन दोनों के बीच में प्रश्न उत्तर सवालों के जवाब तलब हुए या प्रश्नोत्तर हुए, उनको एक पुस्तक में संकलित कर दिया गया, जिसे क्या कहा गया? मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक में संकलित कर दिया। और जब नागसेन के उत्तरों से मिनांडर संतुष्ट हो जाता है, तो उसके बाद में क्या करता है? मिनांडर बौद्ध धर्म को क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के हिंद यूनानियों या स्ट्रेटो ने चलवाए थे। ध्यान रखना, सोने के सिक्के ये हिंद यूनानियों की देन है। स्ट्रेटो के सोने के सिक्कों पर माँ का चित्र मिलता है। मिनांडर पहला विदेशी था जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया। कौशाम्बी से मिनांडर का अभिलेख सिलकोट मिला है। सिलकोट अभिलेख कहाँ है? कौशाम्बी में। जिसके बारे में जानकारी, जिससे इसके बारे में जानकारी क्या होती है? हमें मिल जाती है मिनांडर के बारे में। यूक्रे यूक्रेटाइटस वंश, यूक्रेटाइटस वंश कौन थे? इनकी सीमा जो थी वो बैक्टीरिया से झेलम नदी तक थी। देखो फिर से, ये हमारा ऊपर का भारत वाला क्षेत्र है। तो यहाँ थी क्या, यहाँ क्या थी? झेलम नदी, झेलम से, और यहाँ पर हाँ बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया वाला जो क्षेत्र है, इससे यहाँ तक, इस वाले क्षेत्र में कौन राज कर रहे थे? ये यूक्रेटाइटस वाले जो लोग यहाँ पर राज कर रहे थे। इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो इनकी राजधानी बनी थी तक्षशिला। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक या प्रसिद्ध शासक बना था एंटिलकाइट्स, और यह भागवत धर्म का अनुयायी था। जैसे शुंग वंश के लोग थे, जैसे सातवाहन वंश के लोग थे। इस वंश का अंतिम शासक हर्मियस था। इसको गंध फर्नियस ने पराजित किया था। नेक्स्ट, हिंद यूनानियों की क्या क्या देन थी? देखो, भारत में पहली बार सांचे में ढालकर सिक्के बनाए गए, क्योंकि अब तक सिक्के कैसे चल रहे थे? आहत सिक्के चल रहे थे, जिनको पीट पीट कर क्या बनाया जाता था? इनको सिक्के का रूप दिया जाता था। लेकिन अब क्या आ गया? सिक्कों को आहत के स्थान पर क्या आ गया? सांचे में ढले हुए सिक्के आ गए। और सांचे में ढले हुए सिक्के आने से क्या हुआ? वो देखने में भी थोड़ा अच्छे लगने लगे। उनकी क्वालिटी जो थी वो बेहतर हो गई थी। भारत में सोने सिक्के सिक्के चलाने का श्रेय भी किन्हें जाता है? हिंदी यूनानियों को। ब्रह्म ब्रह्म को बोलते हैं, रजत के सिक्के होते थे ये। इनके द्वारा ही चलाए गए। इनके सिक्के यूनानी और खरोष्टी लिपि में थे। जो विदेशी थे, तो जैसी उनकी भाषा थी ऐसे उन्होंने अपने यहाँ पर लिपि, यहाँ भी भारत में भी उसी प्रकार की लिपि का प्रयोग किया। सर्वप्रथम सिक्कों पर चित्रों के अंकन की शुरुआत इन्होंने ही की थी। जैसे नक्षत्र देखना, कुंडली देखना, सप्ताह के 7 दिन, वो सब किसकी देन है? इन्हीं हिंद यूनानियों की देन है भारत को। पर्दा प्रथा की शुरुआत का आरंभ वो भी कहाँ से मिलता है? वो भी यहीं से करते हैं ये लोग। मतलब उस टाइम पर जो यवन थे, यूनान के लोग थे, वहां पर पर्दा प्रथा थी। तो यहाँ भी ये क्या करते हैं? पर्दा प्रथा को शुरुआत करते हैं, पर्दा प्रथा की। पाइथागोरस प्रमेय का हमें ज्ञान हुआ किनसे? यूनानियों से। क्योंकि पाइथागोरस जो था वो कौन था? वो एक यूनानी था। हिप्पोक्रेटस को दवाई का पिता कहा जाता है, क्योंकि देखो हिप्पोक्रेटस जो थे वो आज भी वर्तमान में भी क्या है? यूनान के थे। और पहले ऐसे माने जाते हैं कि ये पहले वैद्य थे, जिन्होंने अच्छी खासी जो बीमारियां हैं उन पर रिसर्च किया था। तो इसी वजह से क्या है, हिप्पोक्रेटस की आज भी जो मेडिकल के छात्र होते हैं, उनको आज भी उन्हीं की शपथ दिलवाई जाती है, हिप्पोक्रेटस की। शक या सीथियन, शक कौन थे? देखते हैं इनके बारे में। देखो यही महत्वपूर्ण है। ये गोलन दर्रे से भारत आए थे। जैसे यहाँ पड़ेगा आपको गोलन दर्रा, इस वाले क्षेत्र में। तो गोलन दर्रे से ये भारत में प्रवेश करेंगे। ये स्वयं को क्षत्रप कहते थे।
इन्हें भारत में सीथियन कहा गया। इसी वजह से क्या हुआ, शक और सीथियन एक ही हैं। ये सीरिया के थे। इनकी 5 शाखाएं थी। जैसे मथुरा के शक, इनके बारे में देख लेते हैं पहले जरा। देखो, इनके 2 शासक राजुल और सोडोस्को, जो गुप्त वंश के शासक होंगे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इन दोनों को पराजित कर देंगे। तो मथुरा के शकों को किसने पराजित किया? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने पराजित किया था। इसी उपलक्ष्य में क्या हुआ, विक्रम संवत चला था। कौन सा? 57 ईस्वी ईसा पूर्व में विक्रम संवत चला गया था। नेपाली कैलेंडर भी विक्रम संवत पर ही कार्य करता है। नेक्स्ट, नासिक के शक। नासिक के शकों में 2 महत्वपूर्ण थे, 2 शासक हुए, भूमक और नहपान। नहपान को किसने हराया था? याद करो थोड़ा सा, जो हम सातवाहन वंश पढ़ रहे थे। तो नहपान को हराया था गौतमी पुत्र सातकर्णी ने, पराजित किया था। और इसकी क्या कर दी थी, हत्या यहीं पर ही कर दी थी। इस नासिक के शकों ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो मिन्नगर को बनाया था। जोगल थम्बी नामक स्थान से इसके सिक्के भी मिले हैं, जिसको जिसके द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया था कर गौतमी पुत्र सातकर्णी ने चलाए थे। मतलब इन्हीं सिक्कों को आगे किसने बढ़ाने का प्रयास किया था? सातकर्णी ने इनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। मालवा और उज्जैनी के शक। देखो, इसमें 3 शासक आते हैं, चेस्टन, रुद्रदामन सबसे प्रतापी राजा होगा, और रुद्र सिंह तृतीय। रुद्रदामन प्रथम प्रतापी शासक था इस वंश का। इसने अपना अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया। यह अभिलेख भारत का सबसे बड़ा अभिलेख है। यह पहला संस्कृत में लिखा हुआ पहला अभिलेख, या हम ये कह दो कि ज्ञात, संस्कृत में लिखा पहला ज्ञात अभिलेख कौन सा है? तो वो है आपका जूनागढ़ अभिलेख। चंद्रगुप्त मौर्य ने उससे गुप्त वैश्य की मदद से सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। ये चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के पहला प्रथम शासक था, ये जिसने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और इसी का ही एक वो था, ये कह लो कि सूबेदार था। तो गुप्त वैश्य ने कहाँ सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। इस बात की जानकारी कहाँ से मिलती है? ये भी जूनागढ़ अभिलेख से ही मिलती है। रुद्रदामन प्रथम ने इस झील का पुनरुद्धार करवाया। ये झील कहाँ है? गुजरात में। और उसके बाद में गुप्त शासक आएगा स्कंदगुप्त। इन्हें चक्रपाली की मदद से सुदर्शन झील का फिर से जीर्णोद्धार करवाया था, क्योंकि टूट फूट जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो रहा है, बार बार इसका जीर्णोद्धार होता रहता था। रुद्रदामन ने अपना विवाह स्वयंवर से करवाया था। भारतीय मतलब भारतीय शासन पद्धति से। भारत में पहले उस दौरान क्या होते थे, विवाह कैसे होते थे? स्वयंवर से होते थे। शकों के साम्राज्य को समाप्त करने वाला यह क्या था? पहले शासक थे। नेक्स्ट है पहलव और पार्थियन, या पहलव कह लो या पार्थियन कह लो। इस वंश में माउस और गंदोफर्नियस 2 राजा हुए, महत्वपूर्ण 2 राजा थे। इस वंश का वास्तविक शासक मित्रोडोटस प्रथम था। माउस का नाम खरोष्टी लिपि में माय मिलता है। तख्ते बही अभिलेख से गंदोफर्नियस के बारे में जानकारी मिलती है। ये जो गंदोफर्नियस है, किससे? तो एक तख्ते बही अभिलेख मिला है, उसके बारे में, गंदोफर्नियस के बारे में जानकारी मिलती है। इसके शासनकाल में सेंट थॉमस भारत आया। ईसाई धर्म का पहला प्रचारक भारत में इसे ही माना जाता है। यदि कोई भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने कोई आया पहला, तो वो यही था। यह प्रथम शताब्दी में आया था। नेक्स्ट, और देखो कुषाणों को देखेंगे। कुषाण ही इंपोर्टेंट होंगे यहाँ पर, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होगा, यहीं से लेकर सवाल निकलते हैं। इस वंश की स्थापना, या इस वंश को काईसुंग वंश के नाम से भी जाना जाता है। काईसुंग वंश, इन्हें यूची जाति के नाम से जाना जाता था। यूची जनजाति की। इस वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुजूल कट फिसेस ने इस वंश की स्थापना की थी। इन्होंने भारत में शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। सोने के सिक्के तो पहले से भी चल रहे थे देखो, लेकिन शुद्ध सोने के सिक्के वो कुषाणों की देन है। इसकी जानकारी चीनी पुस्तक हाउ हान सू से मिलती है, कि हाउ हान सू में लिखा गया है कि शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के राजाओं ने चलवाए थे। इसने भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्के चलवाए। इसके सिक्कों पर शिव, नंदी, त्रिशूल का अंकन मिलता है। इससे आपको क्या निर्देश मिलता है? इससे सीधा सीधे ये पता चलता है कि शायद ये धर्म के मामले में क्या रहे हो, सही सुन रहे हो, या फिर इन्होंने जो आपके वैष्णव धर्म है और जो आपका शैव धर्म है उसको अपना लिया हो। तो इस तरह के यहाँ पर अंकन इनका मिलता है। लेकिन जो कुषाण वंश में कनिष्क आएगा, कनिष्क अपनाएगा किसको? बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा को? महायान शाखा को। बौद्ध धर्म की महायान शाखा को कनिष्क अपनाएगा ना। कनिष्क के बारे में देख लेते हैं। इस वंश का सबसे महानतम या प्रतापी शासक था। अपनी राजधानी इसने किसको बनाया? पुरुषपुर या पेशावर को। और दूसरी राजधानी थी इनकी मथुरा। पहली राजधानी पुरुषपुर बनी और दूसरी बनेगी मथुरा।
इन्होंने एक शक संवत चलवाया था। कौन कौन सा? 78 ईस्वी में। पूछता है कि 78 ईस्वी में शक संवत कब चला, शक संवत कब चला? 78 ईस्वी में। ये पूछता है कि विक्रम संवत किसने चलाया, तो विक्रमादित्य ने चलाया। और कब चला? तो 57 ईस्वी में। और 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय संवत के रूप में अपनाया गया इसी को। इसका पहला महीना क्या होता है? चैत्र। और अंतिम महीना क्या होता है? फाल्गुन। ये हमारे कैलेंडर, ये हिंदू कैलेंडर माना जाता है हमारा। उसके अनुसार जो है, जैसे महीने का पहला जो दिन हो, जो महीना पहला महीना होता है साल का, वो होता है जनवरी। और जनवरी को यहाँ पर क्या कहा गया है? चैत्र। उसी तरह से लास्ट का महीना क्या होता है? दिसंबर। उसी को क्या कहा गया है? फाल्गुन। इस तरीके से आप थोड़ा सा याद रखें। कभी कभी ये सवाल रीजनिंग में भी बन जाते हैं, सीधे सीधे। इसने कंस के चैत्य संग्राम का निर्माण करवाया था। इसके शासनकाल में बुद्ध की पहली प्रतिमा बनी थी। किसके में? कनिष्क के शासनकाल में। क्योंकि ये किस शाखा से संबंधित था? महायान शाखा से संबंधित था। और इसी ने ही जो बौद्ध धर्म के बौद्ध गौतम बुद्ध थे, उनकी पहली प्रतिमा बनवाई थी। इसने देवपुत्र और शहंशाह की उपाधि धारण की थी। देवों का पुत्र और शहंशाह। इसे द्वितीय अशोक भी कहा जाता है, ये आप ध्यान रखें। द्वितीय अशोक। क्यों? क्योंकि द्वितीय अशोक इसलिए कहा जाता है कि अपनी उदारता के कारण। जैसे अशोक बहुत ज्यादा क्या हो गया था, कलिंग युद्ध के बाद में बहुत ज्यादा अशोक उदार हो गया था। और उसी कारण क्या करा उसने? बौद्ध धर्म अपना लिया और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में ही वो लगा गया। कहीं ना कहीं एक कारण ये भी माना जाता है मौर्य काल के अंत होने का, कि अशोक ने क्या कर लिया था? अपने आप को सीमित कर दिया था। तो द्वितीय अशोक, अशोक की उदारता के कारण, जैसा अशोक उदार था उसी तरीके से जो कनिष्क था वो भी उसी तरह का उदार था, इसलिए इसे क्या कहा गया? द्वितीय अशोक की संज्ञा दी जाती है। इसने पार्सव के कहने पर चतुर्थ बौद्ध संगति करवाई थी। चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई? देखो, आपको मैंने शॉर्टकट की बताई थी, एक 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 एक। पहली बौद्ध संगति हुई थी किसके समय में? अजात शत्रु के समय में। दूसरी आपकी हुई थी कालाशोक के समय में। तीसरी हुई थी अशोक के समय में। और चौथी हुई थी किसकी? कनिष्क के समय में। ये आपकी बौद्ध संगति। वो जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी वो कहाँ हुई थी? कुंडलवन। कुंडलवन। कुंडलवन कहाँ है? J&K में, जम्मू और कश्मीर है। शक संवत और विक्रम संवत में कितने वर्ष का अंतर है? तो शक संवत और विक्रम संवत में कितने का अंतर है? वो 35 वर्ष का अंतर है। देखो, वो कब चला? विक्रम संवत 57 में। और और जो विक्रम संवत था, जो आपका शक संवत था, वो कब चला? 78 ईसा पूर्व में। दोनों को जोड़ लो, 8 7 15, 7 5 12 1। तो आप इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं, शक संवत। अब देखो, यदि आपको विक्रम संवत निकालना है, तो विक्रम संवत निकालना है, तो विक्रम संवत निकालना है, जैसे मान लो आज अब क्या चल रहा है? 2022। तो आपको विक्रम संवत निकालना है, तो इसमें कितना जोड़ दो? 57 जोड़ दो। तो आपको क्या मिल जाएगा? 7 और 2 9, 5 और 2 7। तो ये आपका विक्रम संवत निकल कर आ जाता है। ठीक। और यदि आपको शक संवत निकालना है, जैसे अब क्या चल रहा है? 2022। तो 78 इसमें से घटा दो। 12 में 60 के 4 और 11 में 7 के 4। और ये आपका क्या बनेगा? 9। 1944। ये आपका विक्रम संवत, ये आपकी जो डेट आई है निकल कर विक्रम संवत की, और ये आपकी शक संवत की डेट आई है। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। पूछ लेगा कि वो कितने कितने का अंतर चलता है। इसके दरबार में चरक थे, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की थी। और इन्हीं के दरबार में वसुमित्र भी थे। इन्होंने रचना की थी किसकी? विभाष शास्त्र की। और अश्व घोष ने किसकी रचना की थी? तो बुद्ध चरित्र की। सौंदरानंद ने सारिपुत्र प्रकरण की रचना की थी इन्हीं के समय में। नागार्जुन ने सापेक्षवाद का सिद्धांत दिया था। और इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, सापेक्षवाद। क्योंकि सापेक्षवाद का सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने नहीं दिया, जबकि वो क्या था? भारत की ही देन थी। लेकिन हमने अपने धार्मिक ग्रंथों को आगे नहीं बढ़ाया। क्यों? क्योंकि हम किस किस में उलझे रहे? आपसी युद्ध भेद में ही हम उलझे रहे। और इसी बात का फायदा उठाया किसने? जो मुस्लिम क्षेत्र, जो मुस्लिम राजा थे, उन्होंने इस बात का फायदा उठाया। और इसी वजह से क्या हुआ? जो हमारा पूरा मध्य भारतीय इतिहास है वो किस में जाता है? मुस्लिमों को ही पढ़ने में जाता है, क्योंकि उन्हीं से ही नहीं उभर पाए हम। अश्व घोष को संस्कृत नाटक का पिता कहा जाता है। भारत का इसे मिल्टन कहा जाता है। किसको? अश्व घोष को। पूछता है कि भारत का मिल्टन किसे कहा जाएगा? तो अश्व घोष को। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाएगा? तो नागार्जुन को। ये आप सब कुछ ध्यान रखेंगे। इसके उत्तरी और इसके उत्तराधिकारी जो थे वो वशिष्ठ हुए, फिर हुइस्क हुए, फिर कनिष्क द्वितीय आया, और फिर उसके बाद में वासुदेव आया। हुइस्क ने ही हुइस्कपुर की स्थापना की थी। नेक्स्ट, कुषाणों की भारत में देन क्या है? भारत में द्वैत शासन की शुरुआत इन्हीं के शासनकाल से मानी जाती है। द्वैत शासन क्या होता है? जैसे देखो, द्वैत शासन में देखेंगे कि केंद्र में किसी और की सरकार हो जाएगी,
राज्य में किसी और की सरकार हो जाए तो उसी को क्या बोलते हैं, द्वैत शासन। दो प्रकार का शासन चलता है। तो द्वैत शासन की प्रक्रिया, आप देखो सामंतवाद का बीजारोपण कहाँ से जो हो रहा था, सामंतवाद का बीजारोपण होता था सातवाहन वंश से। इस तरह की कंडीशन यहाँ भी बनना शुरू हो गई थी। इन्होंने अपने शासन में देवीय शक्ति का प्रयोग किया। इनके शासनकाल में शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए गए। पहली बार नहीं, शुद्ध सोने के सिक्के। घोड़े की लगाम, शेरवानी, जूती, पगड़ी, बूट, बूट मतलब जूता, चोंगा, पुआर कुषाणों की ही देन है। जैसे घोड़ों की लगाम इस तरह से बनाई जाती है, घोड़ों को लगाम कैसे लगाई जाती है, शेरवानी जैसे हम शादी ब्याहों में पहनते हैं शेरवानी, वही है। तो इस तरह के बूट वगैरह ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। सिक्कों पर बुद्ध के चित्र की शुरुआत हुई। बुद्ध की मूर्ति पूजा का प्रारंभ यहीं से माना जाता है। कनिष्क का शासनकाल दो कलाओं में विकास हुआ, मतलब कनिष्क के शासनकाल में दो कलाओं का विकास हुआ। एक थी आपकी मथुरा कला और एक थी आपकी गांधार कला। जैसे देखो गांधार कला के बारे में देख लेते हैं। इस कला को इंडो ग्रीक, ग्रीक रोमन, ग्रीको बुद्धिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। किसको? गांधार कला को। अब देखो ये जो है आपका हल्का सा इसमें आइडिया ले लेते हैं। केवल ये जो टॉपिक है आपका मेंस का, कला और संस्कृति से संबंधित, कला प्लस संस्कृति से संबंधित है। तो इसी के बारे में हम आगे भी देखेंगे, इसके लिए अलग से पढ़ेंगे मेंस के लिए। तो काले सिलेटी रंग के पत्थर का प्रयोग हुआ यहाँ पर। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां यहीं बनी, इसी में ही। और बुद्ध योग मुद्रा में बैठे हैं, वो इस प्रकार की मूर्ति का यहीं पर ही प्रमाण मिलता है। केवल बुद्ध की पूर्ति मूर्ति मिलती है यहाँ पर, मतलब गांधार कला शैली में जो हमें मूर्तियां मिली हैं वो केवल और केवल किसकी मिली है? बुद्ध की। और इस कला शैली की मुख्य विशेषता क्या है कि काले स्लेटी रंग का पत्थर का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। मतलब यदि कोई काली बुद्ध की मूर्ति में मिलेगी देखने को, तो समझ जाना कि वो किस शैली की है, वो गांधार शैली की है। मथुरा कला शैली पूर्ण रूप से भारतीय कला थी। लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है इसमें। कहाँ से आता था? चुनार से। बुद्ध की सर्वप्रथम मूर्ति बनी इसी में ही। बुद्ध प्रसन्नता मुद्रा में बैठे हैं, इस बार इसकी भी मूर्ति बनी गई। कंकाली टीला प्राप्त होता है, यहाँ से जैनीय मूर्तियां भी पाई गई हैं। इसका मतलब मथुरा कला शैली में बुद्ध के अलावा अन्य धर्मों की भी मूर्तियां बनी हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। जबकि गांधार कला शैली में केवल और केवल किसकी मूर्तियां बनी थी? ओनली ऑन बुद्ध की। ये आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। नेक्स्ट, चांदी के सिक्के कुषाणों ने ही चलवाए। कुषाणों ने ही चलवाए। इस काल का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। साटक जो था, साटक क्षेत्र जो था वो प्रमुख था। वृक्ष के जो रेशे बनाए जाते थे वो मगध में बनाए जाते थे। मगध वृक्ष के रेशे के लिए उस दौरान प्रसिद्ध था। निगम का प्रधान जो था होता था, निगम के प्रधान को श्रेष्ठी कहा जाता था। ठीक। और जो श्रेणी श्रेणी कौन होते थे? व्यापारीगण, व्यापारी। इनके प्रधान को क्या कहा जाता था? प्रमुख। और पूर्व के प्रधान को क्या कहा जाता था? ज्येष्ठन कहा जाता था। ठीक। तो ये आपका जो था मौर्योत्तर काल लगभग क्या हो जाता है, तो इतना ही आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। ठीक है। मौर्योत्तर काल में हमने किस किस को देखा है? तो मौर्योत्तर काल में हमने शुंग वंश को देख लिया, महत्वपूर्ण शासक था। फिर सातवाहन वंश को भी देख लिया, इस बीच में हमने कर्ण वंश को भी देखा और चेदी वंश को भी देखा। फिर विदेशी आक्रमणों को भी देखा। विदेशी आक्रमण में सबसे फेमस कौन था? कुषाण। इन्हीं के बारे में हमने ज्यादातर देखा है। तो इनके बारे में थोड़ा सा आप इनको आइडिया रखेंगे कि किस तरीके से किस किसने कौन सा अभिलेख किस राजा से संबंधित है। तो इसका इस तरीके से आप थोड़ा सा ध्यान रखना इन चीजों का। ठीक है। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप या तो टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लीजिए नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर व्हाट्सएप का लिंक ज्वाइन कर लीजिए, वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आपको कोई भी क्वेरी हो, लगता है कि कोई क्वेरी है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। या फिर यदि आप कमेंट नहीं छोड़ना चाहते तो आप पर्सनली मेल कर सकते हैं। मेल का लिंक भी आपको कहाँ मिल जाएगा? डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आपको कंप्लीट हिस्ट्री की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेल कर दीजिए, वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। और यदि आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो आपको वो कॉरियर के माध्यम से आपके पते पर पहुंचा दिया जाएगा। आप उसके लिए भी क्या करेंगे? आप ईमेल के द्वारा बताना होगा। ठीक है। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।